सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलें, थैंक यू सो मच। दैट्स मीन यहाँ पे नेट का इशू नहीं है। तो मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रहता था, मैकेनिज्म ऑफ टच हमने पढ़ा था, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको। मैकेनिज्म ऑफ टच तक हमने पढ़ा था। अब हम मैकेनिज्म ऑफ क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर, ठीक है। कि टेम्परेचर हमारी बॉडी किस तरह उसको मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस ऑफ टेम्परेचर, pathways of temperature carrying by impulses to the nervous system from the body, internal or visceral organs, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी स्लाइड्स हैं तो बेटा फोकस करके हम पढ़ते हैं इसको। होम्योथर्मिक, women capable of maintaining their body temperature within narrow limits। थोड़ा सा टेम्परेचर अगर अप एंड डाउन करता है, उसकी स्लॉट अप एंड डाउन करती है, तो उसको बाय द मेथड ऑफ होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी कैपेबल है कि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। एग्री? होम्योस्टेसिस आपने बहुत ही अच्छा फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ होगा। नाउ पायोकिलोथर्मिक क्या है? पायोकिलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड। ऐसे एनिमल्स, ऐसे ह्यूमन बींग तो नहीं होते, ऐसी स्पीशीज होती हैं किंगडम एनिमिलिया की जो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, जो कि लो टेम्परेचर पे सरवाइव करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हॉट टेम्परेचर पे सरवाइव कर रही होती हैं। और जो ह्यूमन बींग है वो अपने टेम्परेचर को कोल्ड एंड हॉट के दरमियान अपनी बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ मैच करके मेंटेन करने की सलाहियत रखता है। Biochemical reactions do not fluctuate due to the constant and high temperature. बायोकेमिकल रिएक्शंस फ्लक्चुएट नहीं करते। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं बेटा? वो वाइटल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जिनके बिना हमारा फंक्शन इम्पॉसिबल है, जिनके बिना हमारी सेल ग्रोथ, हमारी ग्रोथ, सेल के फंक्शंस, सेल की कैपेबिलिटीज, हमारी बॉडी का ग्रोथ फैक्टर, हमारी बॉडी का चलने का मैकेनिज्म इटसेल्फ कहे तो लाइव्स, बायोकेमिकल्स वो रिएक्शंस जिनके बिना हम लाइफ का तस्वुर नहीं करते, वो फ्लक्चुएट नहीं होते ड्यू टू कांस्टेंट एंड हाई टेम्परेचर। क्यों नहीं होते फ्लक्चुएट? क्योंकि थोड़े बहुत ऑप्टिमल टेम्परेचर से हाई या लो को हमारी बॉडी इटसेल्फ मेंटेन कर लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। 41% सेल्सियस, नॉर्मल सेल्सियस कितना होता है? 37, राइट। 41 सेल्सियस यानी 106 फ़ारेनहाइट, 43 सेल्सियस कन्वर्जन्स आर सीन। इतने हाई टेम्परेचर यानी मोर देन 41 सेल्सियस पे अगर जाएगा तो हमें कन्वर्जन्स मिलेंगी। कन्वर्जन मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम इस पे रिएक्ट करेगा ऑन द हाई टेम्परेचर। तो एक लिमिट सेट हो गई कि 41 सेल्सियस से ऊपर नीचे की लिमिट को हमारा बॉडी कंपनसेट करता है। उसके अलावा के टेम्परेचर पे वो कन्वर्जन्स यानी कि सिम्टम्स शो कर देता है। सिम्टम्स शो करता है नर्वस सिस्टम के, हाइपोथर्मिक के, ब्लड प्रेशर राइजिंग के, ठीक है। नर्व माल फंक्शन एंड प्रोटीन डीनेचुरेशन सीन विथ हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर के ज्यादा होने से नर्व माल फंक्शन हो सकती है। नर्व का माल फंक्शन होना मीन्स पैरालिसिस और पैरालिसिस की तरफ जाना। नर्व माल फंक्शन मीन्स उसकी कंडक्शन पे असर होगा, उसकी कंडक्शन, उसके रिएक्शंस, उसकी मोटर इम्पल्सिस पे इफेक्ट होगा। लाइट नहीं है तो मत चलाना। प्रोटीन डीनेचुरेशन शो करेगी सीन विथ हायर टेम्परेचर। डीनेचुरेशन हमने डीएनए रेप्लिकेशन में एक प्रोसेस पढ़ा था जिसमें हमने कहा था डबल हेलिक्स डीएनए डीनेचर होके विद द हेल्प ऑफ हीट सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है। यानी क्या करता है? अपनी नेचर चेंज करता है, अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? मॉल स्ट्रक्चर करता है, यानी अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है हाई टेम्परेचर में। एग्री? बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हम ओरल कैविटी से और रेक्टल एग्जामिनेशन से चेक करते हैं। यानी थर्मामीटर प्लेस इन रेक्टम और थर्मामीटर प्लेस अंडर द बीनीथ द टंग
इन द ऑरल कैविटी। क्या चेक करने में हेल्प करता है? हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर। कभी कभी कहते हैं ना हमारा माथा गर्म हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, लेकिन थर्मामीटर में चेक करते हो तो बुखार नहीं होता। तो बेटा आपकी जो एपिथेलियम, जो स्किन आपकी गर्म हुई है, वो ड्यू टू एक्सटर्नल हीट ऑफ इन्वायरमेंट है। कोर बॉडी टेम्परेचर तब रेज होगा जब आपके इंटरनल बॉडी फंक्शंस और रिएक्शंस हीट प्रोड्यूस करेंगी, जस्ट लाइक फीवर। फीवर क्या है? हमारा इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म राइजिंग मेथड है फीवर। इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म जब राइज होगा, फीवर जनरेट होगा। उसकी वजह से बेटा क्या होगा? इन द रिजल्ट ऑफ दिस हमारी बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर रेज होगा, और कोर बॉडी टेम्परेचर रेज होने से हमें ऑरल और रेक्टल टेम्परेचर में चेंज मिलेगा। एग्री? ओरल इज 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस नॉर्मल है। इससे वेरिएशन 36 होगी तो कोल्ड ब्लडेड, 37.1 होगी तो हॉट ब्लडेड। रेक्टल में 0.5 सेल्सियस ज्यादा मिलता है ओरल के मुकाबले में। एक्जिला में कम मिलता है ओरल के मुकाबले में। स्किन डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। एक्सरसाइज 101 और 104 फ़ारेनहाइट तक हमारा टेम्परेचर रेज कर देती है। एक्सरसाइज क्या करती है? ब्लड प्रेशर राइज करती है। जब ब्लड का प्रेशर राइज होता है, मेटाबॉलिज्म राइज होता है, हमारे एटीपीज ब्रेक डाउन होते हैं, हमारे मायोफिब्रिल्स वर्क करते हैं। मायोफिब्रिल के वर्क करने से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसके टूटने से हीट आती है। तो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर एक्सरसाइज से रेज होता है। इट्स नॉर्मल। तो ऐसा ना हो कि कोई जिम से आए और जिम से आने के बाद आपसे कहे कि मुझे तो फीवर हो गया है, कल से जिम नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज बॉडी को टेम्परेचर रेज करती है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हीट लॉस एंड हीट गेन। बेटा हीट कम होगी बॉडी के अंदर तो हीट गेन बढ़ जाएगा बॉडी का। हीट गेन यानी हीट बढ़ गई है बॉडी के अंदर तो हीट लॉस इंक्रीज हो जाएगा उसका। तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में चल रहा है। इसके जर्नल मेथड्स हैं कुछ बेटा। हीट का गेन मैकेनिज्म क्या है? हमारी बॉडी में जो जो शिवरिंग प्रोड्यूस होती है ना, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से हमारी बॉडी बहुत कांपती है, तो हम कहते हैं ठंड ज़्यादा है, बॉडी कांप रही है। तो बॉडी का कांपना हमारे लिए उस वक्त फायदेमंद है या नुकसानदायक? फायदेमंद है, क्योंकि बॉडी का कांपना यानी बॉडी की एक्स्ट्रा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स का होना हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेज कर रही है, हीट को रेज कर रही है। तो हीट गेन मैकेनिज्म है। तो ज्यादा ठंड में हम शिवरिंग करते हैं, यानी हम हीट को गेन कर रहे हैं बाय द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, शिवरिंग। ठीक है? इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म बाय एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स हैं किसके? फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स हैं हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये दो हार्मोन्स डिसाइड करते हैं हमारी बॉडी में हीट को गेन करना है या लॉस करना है। इनका काम करने का तरीका मैं आपको आगे चल के पढ़ाती हूँ। ठीक है? क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रक्ट होना यानी स्किन की तरफ ब्लड का कम आना। स्किन की तरफ ब्लड का कम आना यानी ब्लड के अंदर जो हीट है वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, अगर वो स्किन में पहुंच गई तो एवापोरेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर पोर्स हैं, स्वेटिंग पोर्स, जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पसीना आता है। पसीने आने से हमारी हीट लॉस होती है। एग्री? तो वेजो कंस्ट्रक्शन होने का मैकेनिज्म के पीछे साइंस ये है कि जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड सप्लाई टू द स्किन कम होगी। स्किन को ब्लड सप्लाई कम मिलने का मतलब है कि जो ब्लड के अंदर हीट है वो हमारी सेफ हो रही है, अगर वो स्किन में गई तो वो स्वीट बनकर बाहर निकल जाएगी। हीट लॉस मैकेनिज्म, बेटा बॉडी से हीट लॉस का एवापोरेशन ऑफ स्वीट्स, जो पसीना निकलता है ना, मतलब हमारी हीट लॉस हो रही। गर्मियों में पसीना निकलता है, गर्मियों में हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, मैं तो हम क्या करते हैं जी? बेटा कोई सवाल है? कोई सवाल है तो आप पूछें।
गर्मियों में ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी के कोर टेम्परेचर से हीट को निकालना चाहते हैं, तो वो हीट हम ब्लड में कैरी करके भेज देते हैं अपनी स्किन के पास। जैसे स्किन के पास वो हीट और ब्लड पहुंचता है, हमारे स्किन के पोर्स ओपन होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ एवापोरेशन ऑफ स्वेट्स यानी वाटर, वाटर अपने साथ हीट को लेकर स्वेट के जरिए बाहर निकल जाता है, यानी हीट हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ पसीना। तो बेटा जिसको पसीना ज्यादा आता है यानी इसका होम्योस्टेसिस ज्यादा अच्छा है। कंडक्शन, बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट को टच करके हम हीट को ट्रांसफर करते हैं तो वो भी कंडक्शन है। कैसे बेटा? जब बुखार होता है ना किसी को, हम उसको ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं। क्यों? वॉइस क्लियर है? एग्जाम्पल ये बहुत अच्छी है कंडक्शन की। कंडक्शन की एग्जाम्पल है कि ऑब्जेक्ट को टच करके वहां से हीट को कंडक्ट कर देना कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, ये है हीट लॉस मैकेनिज्म। जब किसी को बुखार होता है हम उसको ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं, उसके पीछे जो साइंस है वो है कंडक्शन की साइंस। पट्टियां यानी कि वो जो ठंडे पानी की हमने जो उसके ऊपर पैड्स रखे हैं, जो पट्टियां रखी हैं हमने, वो ठंडी हैं, उनका टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। हमने जैसे ही वो बॉडी के गर्म सरफेस के ऊपर लगाया, उससे ये हुआ कि बॉडी के अंदर से जितना भी, वॉइस इज ब्रेकिंग मैम। ओके मधु, ऑल राइट। तो जहां से वॉइस कटी है आप वहां से दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेगा, स्लाइड्स भी मिलेंगी, और लेक्चर के एंड में आप सबके साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन भी होगा। ठीक है मधु? ओके और मैम। मैं कितनी स्लाइड्स पढ़ा चुकी हूँ, ये भी एक बच्चे का सवाल था। तो बेटा मुझे नहीं पता, शायद मैं 4 स्लाइड्स पढ़ा चुकी हूँ। हम रिपीट कर लेंगे, नो इश्यू, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। चलें जी, कंडक्शन क्या करती है? हीट यानी कि हमने ठंडे पानी की पट्टियां रखी, अब वो ठंडा है और बॉडी गर्म है। जैसे ही वो ठंडी ऑब्जेक्ट गर्म बॉडी के साथ टकराई, उसने वहां से हीट के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होना शुरू हो गए। कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी हीट शिफ्ट होना शुरू हो गई बॉडी से उस गीली पट्टी की तरफ। और अब वो जो ठंडी पट्टी थी, वो जब हम उतारते हैं तो वो पट्टी सूख चुकी होती है या गर्म हो चुकी होती है। तो ये बाय द हेल्प ऑफ कंडक्शन हमने क्या किया? हमने हीट को बॉडी से लॉस किया। बेस्ट एग्जाम्पल थी ना? अच्छे से समझ आ गई? आगे चलते हैं। क्यूटेनियस वेजोडाइलेटेशन, वेसल्स का इंक्रीज होना यानी ब्लड फ्लो हमारी क्यूटेनियस यानी स्किन की तरफ बढ़ जाना। स्किन की तरफ जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वो अपने साथ हीट को उठा के लाएगा कोर बॉडी टेम्परेचर से, यानी अंदर से ऑर्गन से हीट को उठा के लाएगा और हमारी स्किन में छोड़ देगा, और स्किन में से वो एवापोरेट हो जाएगी। डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म होगा। किस तरह? अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास तो बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे एक भाई की और मेरे एक कुलीग की। अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मी में हमें खाना अच्छा नहीं लगता, यानी हम खाना खाएं तो बहुत सुकून से एसी में बैठ के पुरसकून माहौल में हम खाना खाएं तो मजा आता है। गर्मी में हमें खाना अच्छा नहीं लगता। दैट्स मीन गर्मी के वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, डाइजेशन कम हो जाती है, हमें जो फीलिंग ऑफ हंग्री है ना वो नहीं आती, स्टार्वेशन कंडीशंस नहीं आती, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी हमारी बॉडी में से हीट लॉस हो रही है। अगर यहाँ पर ही बहुत ज्यादा गर्मी है, हमने पेट भर के खाना भी खा लिया, अब हमारे अंदर एक मशीन चल रही है। कौन सी मशीन? स्टमक की मशीन। और जब भी मशीन चलती है तो वो अपनी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करती है, यानी हीट में चेंज करती है। अब मशीन चली स्टमक की, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट ने हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, खाना खाने के बाद हमें और गर्मी लगने लग गई। एग्री? मेरी बातें समझ आ रही है? थ्रू रेस्पिरेशन, गर्मी में हमें सांस भी गर्म आता है, तो जो गैसेस है ना वो भी हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर को उठा उठा के बाहर फेंक रही है। एग्री? यहाँ तक समझ आ गया? कोई एक बच्चा हाँ बोले ताकि मैं आगे चलूं। यस मैम। इट्स वेरी गुड। यस मैम। चलिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जहां भी लिखा हो आप उसको बोलोगे दिस इज अ थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो थर्मोस्टेट है ना वो हाइपोथैलेमस। थर्मोस्टेट क्या होते हैं बेटा? ये जो नहीं होते पंखे के साथ जो गोल गोल से लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं?
थर्मोरेगुलेटरी टेम्परेचर सेट करने वाली। हाँ, वो स्पीड को सेट करने के लिए थर्मोस्टेटर होते हैं। इसी तरह थर्मोस्टेट रेगुलेटर हमारी बॉडी के हाइपोथैलेमस है। हमारा टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, हाइपोथैलेमस का काम कम हो गया। हमारा टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, हाइपोथैलेमस का काम बढ़ गया। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो थर्मामीटर है ना, जो नेचुरल थर्मामीटर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में दिया है, वो है हाइपोथैलेमस। वो जज करता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके हिसाब से वो बॉडी को चलाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो बेस्ट थर्मामीटर है वो है हाइपोथैलेमस। किस तरह काम करता है ये हम अभी देखते हैं। इसके रिसेप्टर्स वार्मथ एंड कोल्ड रिसेप्टर फ्रॉम द स्किन। बेटा मैंने आपसे एक बात की थी कि टेम्परेचर और पेन के सिग्नल्स लेकर कौन सी जो है ना वो ऊपर जाती हैं हमारी ट्रैक्स, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। कौन सी वाली? मीडियल वाली। ठीक है, पेन और टेम्परेचर को लेकर जा रही है। सो इसके रिसेप्टर्स भी होंगे ना बॉडी में जो जज कर रहे होंगे। कुछ टेम्परेचर ठंडी जगहों को जज करते हैं, कुछ गर्म को जज करते हैं। वो स्किन में पाए जाते हैं, डीप टिश्यूज में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स हैं। हीट लॉस सेंटर जो है ना हमारे हाइपोथैलेमस का, उसे हम कहते हैं प्री ऑप्टिक या इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस एक जाली है जो दो थैलेमस के बीच में से लटक कर आगे आ रही है। यानी दो थैलेमस क्या है बेटा? एक हमारी जीता जागता एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का। थैलेमस मतलब दो ओवल शेप के सेल, थैलेमस, वो रखे हुए हैं एक टिश्यू के ऊपर, और वो टिश्यू जो जाली है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, यानी थैलेमस के नीचे वाली जगह, यानी थैलेमस जिसके ऊपर पड़े हुए हैं। हाइपोथैलेमस इज अ फ्लोर ऑफ थैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक इंटीरियर पोर्शन होता है, एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है। इंटीरियर पोर्शन में जो उसके न्यूक्लियस होंगे वो हीट लॉस के सेंटर होंगे, यानी वो जज करेंगे कि हीट ज्यादा हो गई है, हीट को लॉस करो। और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस होंगे वो ये जज करेंगे कि हीट कम हो गई है, हीट को बॉडी के अंदर लेकर आओ। अब समझ आया? अब अगर मैं ट्रैक्स भेजूंगी तो हाई टेम्परेचर की ट्रैक्स भेजूंगी इंटीरियर साइड में या पोस्टीरियर साइड में? इंटीरियर साइड में बेटा। और लो टेम्परेचर की ट्रैक्स भेजूंगी इंटीरियर में या लो पोस्टीरियर न्यूक्लियस में? पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर में। दैट्स वेरी पोस्टीरियर। गुड, अच्छे बच्चे। हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है 37 सेल्सियस। 37 सेल्सियस से अगर 36.5 सेल्सियस भी होता है ना, हाइपोथैलेमस जाग जाता है। 37.1 सेल्सियस भी होता है ना, हमारा हाइपोथैलेमस काम में आ जाता है। इतना इसका रेगुलेटेड सेट है, यानी प्लस माइनस 0.1 भी फर्क पड़ेगा ना, कम में या ज्यादा में, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में, तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो या तो हीट को बाहर निकालने वाला मैकेनिज्म शुरू कर देगा या हीट को अंदर लेने वाला मैकेनिज्म शुरू कर देगा। टेम्परेचर की यहां से स्टार्ट करें बेटा। आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी सेट पॉइंट, यानी हाइपोथैलेमस सोया हुआ है। यहां से स्टार्ट करें। हाइपोथैलेमस सोया हुआ था कि अचानक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, उसने स्किन के अंदर या विसरा के अंदर रखे हुए रिसेप्टर जो कि गर्माइश को जज करते हैं, उनको जगा दिया। ओब्वियसली हीट बढ़ी ना, तो वो चीजें जो कि इस ताड़ में थी कि जैसे ही हीट बढ़े हम चुगली लगाने के लिए हाइपोथैलेमस के पास जाएं, आराम से सोए हुए थे, हीट थोड़ी सी बढ़ी, रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, जाग गए। जाग के उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्री ऑप्टिक यानी इंटीरियर हाइपोथैलेमिक्स को जाके चुगली लगा दी कि बॉडी का तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब प्री इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फौरन से जाग गए और उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया जब मैंने अपना टेम्परेचर सेट रखा हुआ है, बॉडी की क्या मिजाल कि उसने अपना टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, वो भी जंग में आ गया, वो भी अब एक्टिव हो गया। ठीक है, अब बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना डायरेक्ट इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को भी सिग्नल्स भेज सकता है और रिसेप्टर्स के थ्रू भी भेज सकता है। एग्री? दोनों तरीके से इन्होंने अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट क्या निकला कि इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बेचारों को पता चल गया और वो जाग कर खड़े हो गए। अब ये जो मिस्टर अर्तुगुल हमारा खड़ा हुआ है इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई,
ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई को जगाएगा और बोलेगा मुझे ये खबर मिली है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। अब तुम्हारा काम है टेम्परेचर को निकालना, ठीक है। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इनहिबिशन सिग्नल्स देगा, किसको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन किसकी? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी पैरासिम्पैथेटिक को हटा लेगा और वेजो डायलिटेशन हो जाएगी। बेटा मेरी एक बात सुने, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में आप लोगों को कुछ नॉलेज है थोड़ी सी? मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम हर वक्त एक्टिव होता है, हर वक्त। हमारी बॉडी जो चल रही है ना, जो एक्टिव है ना, समझिए सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से एक्टिव है। सिंपैथेटिक सिस्टम हमें भागने में, हमें काम करने में, हमें चुस्त रखने में, हमें स्टूमुलेट रखने में, एक्टिव रखने में सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना, वो हमारा दुश्मन है, वो हमें लेजी करता है, वो हमारी हर चीज को रोकता है, हर अच्छी होने वाली चीज को रोक के बैठा हुआ होता है। वो कहता है रुको, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो बेटा अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में कोई किसी तरह तरीके से इनहेबिट हो जाए, इनहेबिट का मतलब है सिंपैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में किसी वजह से चुप हो जाए, तो किसको मौका मिल जाएगा काम करने का? पैरासिम्पैथेटिक को। और पैरासिम्पैथेटिक हमारी बॉडी को बेकार कर देगा, बिठा के रख देगा, सुस्त कर देगा। समझ आई? यानी पैरासिम्पैथेटिक डर के बैठा हुआ होता है सिंपैथेटिक से, वरना वो हमारी बॉडी को, यानी कि ऐसा शैतान है हमारी बॉडी के लिए जो हमारी बॉडी को सुस्त करता है। और उसके ऊपर जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने बिठाए हैं शैतान को डराने के लिए, वो है सिंपैथेटिक। किसी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज होकर हमारे फरिश्तों को रोक देता है, यानी सिंपैथेटिक को रोक देता है, तो कौन एक्टिव हो जाएगा? शैतान, यानी पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? हमारी बॉडी को गलत काम की तरफ लेकर जाएगा। उसको क्या करेगा? वो काम बेशक हमारे फायदे में होगा उस टाइम पे, लेकिन उस वक्त वो काम करवा देगा, यानी हमारी बॉडी को सुस्त करवा देगा। तो बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रोक दिया है किसने? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से आने वाली सिग्नल्स ने, इंपल्सेस ने। उन्होंने कहा सिंपैथेटिक तुम रुक जाओ, अभी तुम रुक जाओ, काम बढ़ गया, यानी कि तुमने जिस काम में बंदे को लगाया था उसकी वजह से बंदे की हीट बढ़ गई है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि अब बंदे को थोड़ा रिलैक्स होने दो। तो अब उन्होंने हमारे फरिश्तों को, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को, यानी अच्छे नेटवर्क को रोक लिया। अब हमारा बैड नेटवर्क यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद उसने क्या किया? उसने कहा जाओ तुम्हें आजादी है, बॉडी को कहा जो जो मर्जी करो, तुम्हें आजादी है, लेकिन किसी भी तरीके से बॉडी को, बॉडी में से सारे मतलब टेम्परेचर निकाल दो, तुम्हें आजादी है। तो बॉडी क्या करेगी? उसकी मदद से वेजोडाइलेशन, यानी हमारी जो आर्टरीज है ना, उसके ऊपर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों काम कर रहे हैं। सिंपैथेटिक जैसे ही रुका, पैरासिम्पैथेटिक ने वेसल्स को डायलेट कर दिया। वेसल्स को डायलेट करते ही ब्लड वहां से निकला, मतलब वहां से हीट और पानी निकला और स्वेट बन गया, पसीना आया। पसीने आने से हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर नीचे चला गया और फिर हमारा सिस्टम दोबारा आ गया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसकी तरफ? 37 सेल्सियस की तरफ। ये आपको पूरा मेथड समझ आया? यस मैम। ठीक है, जितने जोश से मैंने पढ़ाया बेटा उतनी स्लो आवाज आई है। यस मैम। अब फिर से रिपीट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ते ही या तो उसने डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को पता चल गया कि यार इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या उससे पहले रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया और जाके हाइपोथैलेमिक्स की इंटीरियर न्यूक्लिया को बताया कि यार टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंटीरियर न्यूक्लिया ने पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को कहा कि तुम्हारा काम आ गया, जागो। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस ने जाके सिंपैथेटिक यानी अच्छे सिस्टम को, यानी उस सिस्टम को जो वेजो कंस्ट्रक्शन करवा के हमारी एनर्जी को बचा के बैठा हुआ था, उसको उसने रोक दिया। जैसे उसने सिंपैथेटिक सिस्टम को, हमारी बॉडी के एनर्जी सेवर को रोका, हमारी बॉडी ने एनर्जी वेस्ट करना शुरू कर दी, यानी कि वेजो डायलेशन हो गई, स्वेटिंग हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो हीट है वो कम हो गई। हीट प्रोड्यूस यानी कि हीट का प्रोडक्शन बॉडी में, यानी कि हीट का लॉस होना। हीट प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और फिर वो हीट वेजो डायलेशन के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू पहुंचेगी स्किन के अंदर और स्किन से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जनरेट होगा। एग्री? आगे चलते हैं। बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। बेटा ये
हमने 2 स्लाइड्स मिस कर दी थी। ये वाली स्लाइड देखो, जिसमें टेम्परेचर, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ ना, अब हमारा थैलेमस कैसे काम करेगा? इस तरह काम करेगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37, इससे टेम्परेचर कम हुआ यानी 36.5 हुआ या बहुत ही कम हो गया, इतना कम हो गया कि फ्रोस्ट बाइट होने वाली है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई फिर से जाग गए और उन्होंने ये जज किया कि यार बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, या जो हमारे कोल्ड रिसेप्टर हैं स्किन के अंदर पाए गए, उसने कहा यार तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। हाथ पांव ठंडे पड़ने का मतलब है तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। उन्होंने जज किया वहां से और जाके किसको बता दिया? इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस ने। इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस ने इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करके उसने उसको बताया कि अब हमें कौन सा मैकेनिज्म जगाना है, हमें हीट को गेन करने का मैकेनिज्म, हमें हीट को सेव करने का मैकेनिज्म जगाना है। तो उसने पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को जाके बोला कि ऐसा करो, जो ऑलरेडी तुम सिंपैथेटिक से काम कर रहे हो ना, उसको बढ़ा दो। जो तुम ऑलरेडी सिंपैथेटिक के थ्रू हमारी एनर्जी को सेव कर रहे हो ना बेटा, उसको बढ़ा दो, क्योंकि हमारी एनर्जी में से, हमारी बॉडी से एनर्जी निकले जा रही है, हीट निकले जा रही है। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। वहां क्या कर रहा था? सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर रहा था और कह रहा था हीट को लॉस होने दो। यहाँ सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करके और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कह रहा है हीट को बचा के रखो। तो बेटा हीट को बचाने के लिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेट क्या करेगा, यानी हमारे फरिश्ते क्या करेंगे? शैतान को और ज्यादा दबाएंगे, उसकी और मार लगा के उसको रोक के रखेंगे, यानी पैरासिम्पैथेटिक को और ज्यादा कंट्रोल करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक जैसे ही कंट्रोल होगी, हमारी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर से जो हीट लॉस थ्रू द स्वेटिंग, थ्रू द पोर्स, थ्रू द स्किन हो रही थी ना, वो रुक जाएगी। जैसे वो रुकेगी, हमारा जो थर्मोस्टेट पॉइंट है वो बढ़कर, अब्दुल्ला रमजान कौन है बेटा? क्या मैं इसको रूम में एडमिट करूं? अब्दुल्ला रमजान कोई हमारा स्टूडेंट है? नो मैम। मैम हमारी क्लास का तो नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं इसको फिर एडमिट नहीं करती, इसकी रिक्वेस्ट चली गई है। अगर वो आ गया है क्लास में तो बताइएगा, ठीक है। नाउ वेजो कंस्ट्रक्शन हुई, थर्मस रेगुलेटरी जो उसका स्टेट पॉइंट है, जो उसका टेम्परेचर है, उसने क्या किया? 10 मिनट में बेटा मीटिंग एंड हो जाएगी। उसने क्या किया? हमारी एनर्जी को बचाया। एनर्जी को बचाने से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर कम हो रहा था वो दोबारा से बढ़कर अपने स्टेट पॉइंट यानी 37 रेगुलेट पे पहुंच गया। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की एबनॉर्मलिटीज क्या होंगी? हाइपोथर्मिया हो गया ना बेटा, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से नीचे चला गया, यानी हाइपोथर्मिया हो गया। तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में एबनॉर्मलिटी हो गई ना, इतना नीचे चला गया कि हमें जज करना पड़ रहा है। यानी हमारे हाइपोथैलेमस ने, हमारे रेगुलेटरी सिस्टम ने उसे खुद से ठीक नहीं किया, तो हमारी बॉडी हाइपोथर्मिया में चली गई। तो ये बात खराब हो गई, यानी कि हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे रिसेप्टर्स, हमारी लेमिनस्कस और हमारा जो हमारी जो रेगुलेटरी न्यूक्लियस हैं, वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के लिए स्टिमुलेशन और इनिबिशन, वो सबके सब सिस्टम बेकार हो गए। इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम से कम होते जा रहा है, हम हाइपोथर्मिया स्टेज में जा रहे हैं। तो इट्स एबनॉर्मेलिटी ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। सेकंड वन इज हाइपरथर्मिया, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, यानी हमारे सारे सिस्टम बेकार पड़ गए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। हीट स्ट्रोक इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरथर्मिया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ता जा रहा है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कि हमें क्या हो रहा है? हमें लास्ट में हीट स्ट्रोक हो रहा है। आपको पता है पिछले साल गर्मियों में बहुत सारे लोग कराची में हीट स्ट्रोक से मरे थे, डेथ कर गए थे हीट स्ट्रोक से। हीट स्ट्रोक का मतलब है हमारी बॉडी के जो नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शंस है ना, वो ड्यू टू टेम्परेचर काम ना करें। जहीर, क्या जहीर हमारा स्टूडेंट है? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, इसको भी एडमिट नहीं करते। बेटा लिंक क्यों आउट करते हैं? प्यारे बच्चों, आप लोगों का लॉस होगा, इस तरह टाइम वेस्ट होता है।
चले, हीट स्ट्रोक में क्या हो रहा था बेटा, हमारा बॉडी टेम्परेचर बुखार से भी ऊपर जा रहा था। 102 या 103 बुखार होता है तो हम जरा परेशान हो जाते हैं ना, हम इस सेंस में परेशान हो जाते हैं कि इसको कहीं गर्दन तोड़ बुखार ना हो जाए, बुखार इसके सर पे ना चढ़ जाए, इसको कहीं नर्वस सिस्टम की सिम्टम्स ना आना शुरू हो जाए, यानी abnormalities, डेजीनेस, चक्कर आना, अपने हवास खो देना, मतलब अजीब अजीब बातें करना, उसको होश ना रहना अपनी सराउंडिंग्स का, ये सारी चीजें क्या है, कन्वर्जन्स हैं। ये कन्वर्जन्स कहाँ से आती हैं, हमारे नर्वस टिश्यूज का हीट की वजह से इफेक्टेड होने से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो बेटा 104 पे ही हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक तब होता है जब 105 टू 108 फ़ारेनहाइट पे पहुंचता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर 105 और 108 के नज़दीक आता है, हमारे बॉडी के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बेटा उनके खराब होने की वजह से क्या होता है, ये सिम्टम्स आते हैं। डेजीनेस होती है, यानी बंदे को सराउंडिंग की होश ही नहीं, चक्कर आ रहे। एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होता है, वोमिटिंग्स आती हैं। डेल्यूरियम, डेल्यूरियम समझते हैं, अजीब अजीब ख्यालात आना। डेल्यूजन्स नहीं होते कि मतलब मैं बैठी हूँ, बहुत सारे लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं मुझे मारने के लिए। मैम वहम। वहम, बिल्कुल अजीब से वहम और ख्यालात, मतलब मैं बैठी हूँ ना, मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे बचाएं, या इस तरह। आयत खान तो स्टूडेंट अपनी, आई थिंक। Yes, ma'am. ओके, आई एडमिट। उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियस, बंदा बेहोश होना शुरू हो गया। देन सर्कुलेटरी शॉक, सर्कुलेटरी मींस ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाएगी। इतनी ज्यादा हमारी टिश्यूज की तरफ जाएगी हीट को लॉस करने के चक्कर में कि हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगी ठीक से। जब ब्लड हमारे ऑर्गन्स में नहीं पहुंचेगा तो हमारे ऑर्गन्स में ग्लूकोज कैसे पहुंचेगा, हमारी किडनी फेल हो जाएगी, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, हार्ट अटैक्स हो जाएंगे, कितने मेजर इश्यूज हो जाएंगी, फाइनली डेथ कॉज हो जाएगी। तो हीट स्ट्रोक ये चीज है। हमने बहुत पिछले साल बहुत सारी न्यूज में कहा था हीट स्ट्रोक में ये हो रहा है, हीट स्ट्रोक में ये हो रहा है। तो बेटा अब आपको समझ आया हीट स्ट्रोक में क्यों हो रहा है और इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। हमारी बॉडी इतनी ज्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हीट हो जाए कि हमारी बॉडी उस हीट के साथ कॉप ही ना कर सके, हमारा रेगुलेटरी सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए, काम ही ना करे, तो क्या होगा, हीट के ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, हम अंदर से उबल के रह जाएंगे, हमारे सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। हाइपोथर्मिया, ब्लड का कम हो जाना, सॉरी हीट का कम हो जाना। बेटा हीट का कम हो जाना भी उतना ही नुकसानदायक है जितना हीट का बढ़ जाना। हीट के बढ़ जाने से बंदा फिर भी 25 से 30 दिन जिंदा रह लेता है, हीट के कम हो जाने से बंदा विद इन 7 डेज मर जाता है। एक बंदे को हाई टेम्परेचर पे छोड़ दो, ठीक है, वो कोप करेगा। एक बंदे को लो टेम्परेचर बर्फ वाली जगह मरी में जाके छोड़ दो बिना कपड़ों के, वो जल्दी मर जाएगा। तो हाइपोथर्मिया ज्यादा खराब है। हाइपोथर्मिया सिजेशन कॉज करवा देता है हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस का। सिजेशन होना मतलब प्रोडक्ट का बनना ही नहीं, और ना प्रोडक्ट का बनना यानी कि हमारी फैक्ट्रीज का परमानेंटली बंद हो जाना, और जल्दी बंद हो जाना। पर्सन एक्सपोज करता है आइस वाटर फ्रॉम 20 to 30 minutes ऑर्डिनली डाइज बिकॉज ऑफ हार्ट फिब्रिलेशंस। निम्रा हमारी सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं, इसके बाद हम मीटिंग को रीज्वाइन नहीं करेंगे। फर्स्ट बाइट हमारी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। उसके बाद निम्रा आप हमें अटेंडेंस देंगी, Okay, ma'am. ठीक है, और हम क्लास को एंड करेंगे। सो द हाइपोथर्मिया ऑर्डिनरी डाइज बिकॉज ऑफ हार्ट फिब्रिलेशन। हार्ट फिब्रिलेशन मैं आपको क्यों कह रही हूँ, फिब्रिलेशन मीन्स बार बार कॉन्ट्रैक्शंस होना, बार बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी ऐसे नोड का बार बार सिग्नल्स देना। ऐसे नोड बेचारी सिग्नल देने के लिए मजबूर होगी, क्यों, सर्कुलेटरी ब्रेक डाउन हो रहा है,
सर्कुलेटरी ब्रेकडाउन मतलब कि ब्लड नहीं पहुंच रहा, और जब हमारे टिश्यूज में ब्लड नहीं पहुंचता ना, तो हमारा टिश्यू क्या करता है, एक स्टिमुलेटरी सिग्नल भेज रहा होता है हार्ट को कि भाई मेरे पास ब्लड नहीं पहुंचा। उसे नहीं पता आगे मसला क्या चल रहा है, वो भेजता है मेरे पास ब्लड नहीं पहुंचा। तो हमारे हार्ट के मसल्स को एक सिग्नल मिलता है कि यार हार्ट हमारे पास ब्लड नहीं पहुंचा। तो हार्ट का मसल सोचता है यार क्या पंप इतनी जोर से नहीं हुआ कि टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंचा। तो वो ऐसे नोड को कहता है कि तुम क्या कर रही हो यार, ज्यादा जोर का एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करो, ज्यादा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करो, ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करो और ब्लड ज्यादा आगे पहुंचाओ, क्योंकि टिश्यू बार बार मुझसे कह रहे हैं कि ब्लड नहीं मिल रहा। तो ऐसे नोड का बार बार चलना, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना हार्ट फिब्रिलेशन यानी एरिथमिया कहलाता है। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर का 85 फ़ारेनहाइट से नीचे गिरना यानी हाइपोथैलेमस का बिल्कुल बंद हो जाना। हाइपोथैलेमस जवाब दे देता है, कहता है मेरी छुट्टी है, मैंने अपनी नौकरी से जवाब दिया, 85 फ़ारेनहाइट से भी नीचे का टेम्परेचर मैं मेंटेन नहीं कर सकता। तो हाइपोथैलेमस का जवाब देना यानी अब हमारी डेथ करीब है। ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट, व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो बेटा क्या होता है कि हमारे सरफेस एरियाज फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे हमारा ब्लड फ्रीज हो जाएगा वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और टिश्यू नेक्रोसिस यानी गैंग्रीन कहलाएगा फ्रॉस्ट बाइट। हम कहेंगे ठंड ने काट लिया है, यानी वो एरियाज हमारे जो कि ज्यादा डिस्टल होंगे, जो ज्यादा दूर होंगे, और ज्यादा दूर कौन से एरियाज होंगे, हमारी टिप्स ऑफ द फिंगर ना, वो भले हमारी फिंगर्स हाथ की हो या पाँव की, वो दूर होंगी ना। ठीक है, 1 मिनट रह गया। स्पेशली इन द लोब्स ऑफ द ईयर, ईयर्स के लोब में और हैंड्स और फीट के डिजिट में गैंग्रीन होगा, यानी कि सर्कुलेटरी ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड ना पहुंचने से टिश्यू नेक्रोसिस में जाएगा, टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से गैंग्रीन होगा। एग्री? अब अगर किसी को जो भी सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, वरना अगर आप लोग कहते हैं तो मैं मीटिंग दोबारा से शुरू करती हूँ। जल्दी से जवाब दें, मीटिंग शुरू करूँ फॉर द क्वेश्चनिंग। बेटा ऐसा करें, दोबारा मीटिंग के लिए आ जाएं, सारे स्टूडेंट्स नो मीटिंग के मैम, लिए समझ दोबारा आ आए। गया। अच्छा मीटिंग के लिए आ जाएं, मुझे 2 मिनट की अनाउंसमेंट करनी है। ठीक है, रिकनेक्ट करिए बेटा दोबारा से मीटिंग को।